सादर प्रणाम मेरे श्रोताओं और दर्शकों को। पीछे के इसमें मैं अपने ग्रंथ के अंदर एक विशेष विषय पे चर्चा किया था, संवाद किया था, आपके सामने कुछ तत्व रखा था। इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए मेरे जो ग्रंथ था मिथ ऑफ हिंदू टेरर, उसका एक बहुत ही मूल और आधारित विषय पे अभी मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। यह अवश्य है कि इसको ले जाते हुए, आगे ले जाते हुए काफ़ी लोग, कर्नल कट्टाना ने और बहन स्मिता मिश्रा ने इसके ऊपर कई ग्रंथ लिख चुके हैं, बड़े विस्तार से लिखे हैं। संभवतः मेरे से भी उनका गुणवत्ता अच्छा है और उनका बड़ा फोकस्ड रहा है मैडम बहन स्मिता जी के। परंतु इसमें कुछ चीज़ आपके सामने अभी जो आगे जितनी प्रगति, समय के साथ जो प्रगति हुई है, ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मूल रूप से मैंने तब भी कहा था, 2007 से के 8 से कहता आ रहा हूँ कि ये जो आतंकवादी हुआ था, हमला हुआ था 29 सितंबर 2008 को मालेगांव का, उसका कर्ता जो है वो अहले हदीस है। कुछ लोग अहले हदीस कहते हैं। यही ग्रुप था, यही संगठन था जो 8 अगस्त 2006 में भी इसी मालेगांव में एक हमला किया था। उसमें कुछ लोग आए थे, परंतु क्योंकि तत्कालीन सरकार एक तरीके से डिनायल में थी, वो नहीं चाहती थी कि जो सच्चे अपराधी हैं वो उनका आइडेंटिफिकेशन हो, उनका नाम विश्व के सामने आए, तो उन्होंने कुछ देशभक्त लोगों को इसी चार्ज में फ्रेम कर दिया। उस देशभक्तों में से एक कर्नल पुरोहित हैं, बहुत ही यशस्वी, बहुत ही राष्ट्रभक्त, फौज के रक्षा सेवा के अधिकारी थे। उसका रक्षा सेवा का खुफिया अधिकारी थे। इसमें एक बहुत ही संयोग देखिए, 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद कई षड्यंत्र हुए थे। उसमें इंडियन आर्मी को वीकन करने की भी एक षड्यंत्र थी और वो चलती रही। उसमें हमारे आज के प्रधानमंत्री को भी, आप सबको पता है, इस बारे में मैंने बात कर चर्चा पूर्व ही कर चुका हूँ। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट करने की कई प्रयास हुई थी, जिसमें इशरत जहान, सोहराबुद्दीन केस वगैरह आपके पास सूची है, और भी तरीके से किए गए थे। फिर अभी पीछे मैंने बोला था, साबरमती के बाद या गोधरा के ऊपर आरोपी करने के चक्कर में कुछ सेक्युलरवाद, कुछ वामपंथी तत्कालीन संसद सदस्यों ने अमेरिका तक चिट्ठी लिखी कि इनको वीज़ा ना दिया जाए। ये सब आपके सबके संज्ञान में अवश्य होगा। उसी तरीके से एक बड़ा चीज़ आज तक मेरे को शर्म अल शेख में मुशर्रफ के साथ बैठते हुए मनमोहन सिंह जी कहने लगे, मुशर्रफ कहने लगे, पाकिस्तान में तो कोई आतंकवादी ज़मीन, पाकिस्तान के भूमि में आतंकवाद नहीं होने दूंगा। और मनमोहन सिंह जी मौन अपना मुंडी हिलाते हुए, हंसते हुए गले मिल के आ गए। और उसके बाद ही कई अटैक शुरू हुआ था, एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। देखिए, शर्म अल शेख से पहले 2004 में कोई मेजर अटैक हुआ नहीं था। उसके बाद जो हुआ श्रमजीवी एक्सप्रेस, फिर आपको हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक बहुत ही यशस्वी वैज्ञानी हमारे मारे गए, प्रोफेसर MC पुरी के नाम था। उसके बाद संकट मोचन, उसके बाद मक्का मस्जिद, उसके बाद क्या वो गोकुल चाट, उसके बाद कई चीज़ें ऐसे होती रही। ये उनका वचन के बाद ये विडंबना देखिए, परवेज मुशर्रफ, जिसको आप सत्यवती मानते हैं, सत्यवाचक मानते हैं, वो सारी चीज़ झूठ बोल रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन
डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंडी हिला के आ रहे थे, उन्होंने यहाँ तक एक प्रोटेस्ट तक नहीं किया। हालांकि उसका पीछे का ऐसा ही रिकॉर्ड था। कलकत्ता में भी उन्होंने कंसुलेट जनरल ऑफ यूएस में भी अटैक किया था और भी कई अटैक्स थे। उसके बावजूद भी इन्होंने ये अपना मान गए, ठीक है, सुधर गया होगा। परंतु क्या एक तो उसको मानना और दूसरा एक झूठ फैलाना कि जो सच्चे अधिकारी, सच्चे जो आरोपी थे, जो पाकिस्तान से जिसका मौलिक संबंध थे, वो मक्का मस्जिद में हो या समझौता में हो या अहले हदीस हो, उसको बाहर ना लाने के लिए अपने ही राष्ट्र के एक अपने ही राष्ट्रवाद रक्षा सेवा अधिकारी को आपने लताड़ा। और आजकल वो आज भी वो न्यायपालिका में केस चल रही है। मेरा जहाँ तक संज्ञान है कि एक बहुत ही प्रोसिक्यूशन साइन करने वाली एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, तत्कालीन महाराष्ट्र के अपर मुख्य सचिव होम, जिसका जिक्र मैंने 26/11 में भी किया था, उस वक़्त वो वहाँ पर उपस्थित थी जहाँ पर आतंकी हमले शुरू हुए थे और जब हुए थे, और उन कुछ भी क्षति वगैरह वो बाहर निकल गए। वही अधिकारी ने न्यायपालिका में मार्च 2023 में अपना वचन पत्र स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन साइन किया, ये रिकॉर्ड है, मैंने जो सैंक्शन साइन किया वो जयंत पाटिल होम मिनिस्टर के निर्देशन में किया है। एडमिशन है, आप लोग जाके इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्या आप कर्नल पुरोहित को जो 18 साल से आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं, 16 साल तो 16 साल हो गए, अक्टूबर 2008 से ही इसका केस चल ही रहा है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन से पहले कोई भी आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट करने से पूर्व एक और अनुमोदन लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से। उस अनुमोदन के लिए 26 से लेके 30 मेज के ऊपर सब अपना माइंड अप्लाई करके देते हैं। अगर वो जीओसी वेस्टर्न कमांड के यहाँ, अगर वो आर्मी हेडक्वार्टर्स आते हैं तो और भी 25 लोगों का मेज से गुजरेगी। और आपको पता है हमारे जो नौकरशाही कितना एफिशिएंट है कि 26 लोगों के लिए। और मैं यही शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 29 मार्च को हुआ शाम को, पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, उसके बाद उसको एटीएस में तब निर्णय होता है कि ये टेरर अटैक है, उसको एटीएस में ट्रांसफ़र करने की प्रतिक्रिया होती है। 30 सितंबर के बाद फिर सेकंड छुट्टी होती है पूरे राष्ट्र में, राष्ट्रपिता के सम्मान में। 3-4 वहीं पे दशहरा वगैरह आती है, आप देखें तो कैलेंडर देखें तो ऐसे ले जाओगे तो 4-5 दिन, तो 8-9 अक्टूबर से पूर्व वो नहीं हो सकता था ट्रांसफ़र। परंतु ये हुआ है। वो कैसे हुआ, इतने तेज महाराष्ट्र सरकार में कैसे काम किया, एटीएस ने इतना तेज कैसे काम किया, हमें कुछ संज्ञान नहीं है। मगर ये इसमें एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ, आज तक लगा हुआ है। और आगे ले जाते हुए उनको जो 2006 के जुलाई के जो हमले में आतंकवादी पकड़े गए थे, वो पकड़े गए थे दिसंबर 2006 या जनवरी 2007 में मुंबई ट्रेन अटैक के। और इसमें 15 दिन में आपने ये भी कर लिया कि किसने अटैक किया, और ये भी निर्णय ले लिया उसको कैसे करना है, और ये भी अनुमोदन ले लिया कि वो एक सर्विंग ऑफिसर को अरेस्ट करना है। ये चीज़ के ऊपर कोई बात ही नहीं करना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर अन्य किसी साध्वी को अरेस्ट किया, किसी को कहीं से अरेस्ट किया कहीं, और आज तो एक अल्पसंख्यक उस टीम का एटीएस का एक इंस्पेक्टर जो डीएसपी रिटायर हुआ, आज एक मुख्य तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या हुआ था, क्या क्या नहीं होना नहीं चाहिए था, वो भी हुआ था। मैं उसका नाम नहीं ले रहा। तो ये कर्नल पुरोहित के साथ जो अन्याय हुआ है, और अन्य साध्वी प्रज्ञा और अन्य लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, और किस लिए हुआ है, क्योंकि तत्कालीन सरकार
आईएसआई के साथ फिक्स्ड मैच खेल रही थी। बार बार मैं कह रहा हूं तत्कालीन सरकार का और उसका पार्टी का कोई भी हो, किसी बाहरी तत्व के साथ पूरा सांठ गांठ थी। यही चीज़ बाहर लाना है। और मैं अभी कर्नल पुरोहित के केस में या एनआईए कोर्ट में जो चल रहा है अभी मुंबई में, जो विशेष न्यायपालिका है, उसका निर्णय आना बाकी है। परंतु जहाँ तक मेरा संज्ञान है कि लगभग वो, मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा कि इस्टेब्लिश नहीं कर पाए या जो भी ऐसा है, परंतु अगर वो पूरे सम्मान के साथ निर्दोष आके बाहर आते हैं तो उनका 18 साल जो उनके साथ हुआ है प्रताड़ना, उसको हम कैसे भरपाई करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर ये षड्यंत्र नहीं होता, एक यशस्वी, बहुत ही होनहार, एक बहुत ही समर्थ रक्षा अधिकारी जो संभवतः अगर ये चीज़ को हटा दे, संभवतः आर्मी चीफ, आर्मी वाइस चीफ या कोर कमांडर कुछ न कुछ होते और भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होते भारतीय सुरक्षा प्रणाली के लिए। वो हमने खो दिया। वो भारत को कैसे वो लोग जवाब देंगे, क्या प्रश्न का क्या उत्तर देंगे भारत को? तत्कालीन जो अधिकारी दीपक कपूर जी जनरल थे, वो उनके साथ खड़े हुए हैं आज, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, उनको क्या जवाब देंगे वो? तीसरा, ये दो चीज हो गया। अन्य लोगों के साथ जो जीवन के साथ जो प्रताड़ना हुई है, उनको क्या जवाब देंगे? क्या ये षड्यंत्र के लिए न केवल कुछ व्यक्ति जो इसमें अफेक्टेड लोग थे, उन्होंने तो अपने जिंदगी के साथ उनके साथ हुआ है, परंतु भारत ने भी बहुत कुछ खोया है। उन तत्कालीन सरकार के एक एक सदस्य को, तत्कालीन सरकार के जो सत्ता पार्टी के एक एक सदस्य को आपको प्रश्न लेना चाहिए कि कर्नल पुरोहित एक जनरल बन सकता था, आपने उसका कैरियर शट शॉर्ट कर दिया, क्यों किया? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी तत्कालीन सरकार का जो भी थे, गठबंदी भी अगर रहे हो, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछिए, लालू जी से पूछिए। उस सरकार में लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। कृपया यही मेरे आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।